जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 एग्जाम एनालिसिस 4 नवंबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जीके और साइंस। जीके और साइंस के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था। उन्हें संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद करवाया ताकि भारतीय दर्शन में मुस्लिम विद्वानों तक पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में बनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो भोपाल को उसकी राजधानी घोषित किया गया। इससे पहले नागपुर राजधानी थी किसकी? मध्य प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन था, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की सबसे प्रसिद्ध भ्रंश घाटी नदी है। यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 1952 में विधानसभा सीटें कितनी थी? तो 1952 में विधानसभा जो सीटें थी तो 184 थी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 184। 1952 में जब मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा बनी तो उनमें कुल 184 सदस्य से, बाद में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह संख्या बढ़ाई गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य था महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी ताकि हर बैंक शाखा से एक महिला और एक ST/SC उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सके, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बोला था तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो तवा बांध की ऊंचाई है 57 मीटर। तवा बांध होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर बनाया गया है। यह नर्मदा बेसिन का एक महत्वपूर्ण बांध है जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स कि 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कौन से त्योहार मनाए जाते थे? तो 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिणी भारत में पोंगल और ओणम मनाए जाते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पोंगल और ओणम। पोंगल तमिलनाडु का फसल उत्सव है और ओणम केरल का प्रमुख पर्व है। ये दोनों त्योहार कृषि, फसल और समृद्धि से जुड़े हैं और ये और प्राचीन काल से मनाए जाते रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था हमारा कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के नाम पर भगोरिया नृत्य किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसके नाम पर भगोरिया नृत्य किया जाता है? तो जनजाति है हमारा भील जनजाति। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार है जिसमें युवक युवतियां नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवन का आनंद मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई थी। भोपाल स्थित यह विश्वविद्यालय क्रांतिकारी प्रोफेसर बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। यह मध्य प्रदेश का एक मुख्य उच्च शिक्षा संस्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है बंगाली भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली है, जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बोली जाती है। जो दो देशों में बोली जाती है वो कौन सा भाषा है? बंगाली भाषा है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का मुख्य कौन होता है? केंद्र सरकार का मुख्य कौन होता है? तो केंद्र सरकार का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, या फिर इससे भी देखा जाए ऊपर तो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है,
तो केंद्र सरकार के मुख्य होंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और सरकार के सभी मुख्य निर्णयों का संचालन करता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है? जो राजघाट बांध है उसकी ऊंचाई जो है लगभग 43 मीटर है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल आपूर्ति है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, फिर बोल रहा है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। इससे पहले यह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। रायपुर को नई राजधानी बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में मेले का महत्व क्या है? मध्य प्रदेश में मेले का महत्व जो है सामाजिक सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मेले जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा और लोक कलाओं के प्रदर्शन का माध्यम है। ये लोगों को एकता और भाईचारे के बंधन में जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शिल्पादिका राम में दक्षिण भारत के किस त्योहार का वर्णन मिलता है? तो मिलता है ओणम उत्सव का। ठीक है, शिल्पादिका राम एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है जिसमें केरल के प्रसिद्ध ओणम उत्सव का वर्णन मिलता है। यह त्योहार राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन था कि कौन से अधिनियम में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। यह भारतीय संविधान के निर्णय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सोडियम को कितने सेल में रखा जा सकता है? सोडियम को एक ही सेल में रखा जा सकता है। सोडियम अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे मिट्टी के तेल में या विशेष कंटेनर में रखा जाता है ताकि यह हवा या नमी से संपर्क में न आए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है, फ्लैंक के बाएं हाथ का नियम। फ्लैंक का बाएं हाथ का नियम है, यदि विद्युत धारा इधर जा रही है तो बल फोर्स धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत दिशा में लगेगा। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी उंगली विद्युत धारा की दिशा में दिशा को दर्शाती है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में जारी की जाती है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में जारी की जाती है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, जो शरीर के सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो अम्लों के मिलने से कौन सा सॉल्यूशन बनता है? तो दो अम्लों को मिलने से अम्लीय विलयन बनता है। एसिडिक सॉल्यूशन, जब दो अम्ल मिलते हैं तो उनका पीएच मान कम होता है। ऐसा मिश्रण अधिक अम्लीय हो जाता है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सी धातु से आप मेटल बना सकते हैं? तो धातु है वो अयस्क। धातुएं उनके अयस्कों से पिघलाने, परिशोधन और शोधन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम, हेमेटाइट से लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है जो हमारा कि थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो थायरॉक्सिन के बढ़ने से होता है चयापचय बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म क्रिया जो है बढ़ जाती है। अधिक थायरॉक्सिन से हाइपो हाइपर हाइपर थायराइडिज्म होता है, जिससे हृदय गति, वजन घटने और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। ये गैसें वातावरण में पानी के साथ मिलकर अम्ल H2SO4 और HNO3 बनाती है, जो अम्ल वर्षा से गिरती है। इससे मिट्टी, जल और इमारतों को नुकसान पहुंचता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।